तो चलो अब तैयार हो जाओ अपने अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। और अगला टॉपिक है बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमारे ऑडिट के सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जी हाँ, मैंडेटरी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा फॉर श्योर इन ग्रुप 2 सीएम में इंटरमीडिएट। 100% बोल रहा हूं, हर साल इस टॉपिक में से आपके एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ये टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ, हमारे भाई आसपास आपने बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज देखे होंगे, ठीक है। रिश्ते ही रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते। शादी.com पे भाई कई कई ऑफर्स आते हैं, टीवी पे ऐड चलता है ना। शादी.com का ऐड चलता है, बहुत सारे ऐड चलते हैं। जीवनसाथी.com, भारत मैट्रीमोनी.com और इतने सारे .com आजकल प्रचलन में आ गए हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भाई हम लोग लड़के लड़कियां और लड़कियां लड़के ढूंढते हैं मैच परफेक्ट बिठाने के लिए। कई नालायक कुछ उल्टी सीधी एप्स, डेटिंग एप्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन उन डेटिंग एप्स की बात नहीं हो रही। अभी वो लोगों की बात हो रही है जो सीरियसली रिश्ते ढूंढ रहे हैं, जो लोग सीरियसली शादी करना चाहते हैं। सर आपने कोई मैरिज ब्यूरो खोल लिया क्या जिसका आप हमको सब्सक्रिप्शन दिलवाओगे? हैं सर, आप ऑडिट पढ़ाने आए थे, आप ऑडिट पढ़ाओ ना ढंग से। सर ये क्या आपने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है? मैरिज ब्यूरो जैसा क्यों लग रहा है सर हमको? नहीं बहनी, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, कोई शादी ही शादी, रिश्ते रिश्ते वाला ऐसा कोई भी बात नहीं है भाई। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेप्स इन ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस हम क्या स्टेप्स लेते हैं ऑडिट प्रोसेस करते हुए ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका ऑडिट करते हुए क्या क्या स्टेप्स लिया जाता है। ठीक है, यहाँ ऐड कर लो, ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का जब ऑडिट किया जाता है तो उसमें क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। इन स्टेप्स को पढ़ाने के लिए मुझे एक मैरिज ब्यूरो भाई खोलना पड़ेगा। एक मैरिज ब्यूरो आप सबके सामने है, क्योंकि अगर ये मैरिज ब्यूरो की कहानी आप समझ गए तो ऑडिट के स्टेप्स आप बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से समझ जाओगे और बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ऑडिट के स्टेप हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। देखो हमारे पास कम से कम 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन है हमारे सिलेबस में, और एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑडिट के स्टेप पूछता है। जैसे किसी अटेम्प्ट में पूछेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऑडिट के स्टेप बता दो, किसी अटेम्प्ट में पूछेगा हॉस्पिटल के भाई ऑडिट के स्टेप्स बता दो। तो ऑडिट के स्टेप्स हर एक भाई अटेम्प्ट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा बता दूंगा, मैं आपको एक आज ऐसी टेक्निक बता दूंगा जिस टेक्निक को फॉलो करके आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का भाई ऑडिट के स्टेप्स पूछ लें, आप सबके बना दोगे अपने आप। 100% गारंटी दे। तो मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को सोच के आप आराम से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑडिट के स्टेप खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लोगे। बिल्कुल याद करने में टाइम नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगा। ये नुस्खा है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, और ये नुस्खा है एक मैट्रिमोनियल ऐप का, एक मैरिज ब्यूरो का। तो भाई मैरिज ब्यूरो खोलते हैं। मैरिज ब्यूरो का नाम है निखिल गुप्ता क्लासेस मैरिज ब्यूरो। ठीक है, निखिल गुप्ता क्लासेस मैरिज ब्यूरो। ठीक है भाई, तो फिर मैरिज ब्यूरो खोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कोई स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट का नाम है, चलो किसी का भी नाम लेते हैं, मुस्कान। ठीक है, अब मुस्कान अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही है। ठीक है, मुस्कान शादी करना चाहती है। अरे अभी इंटर क्लियर हुई नहीं है। अरे ओ नालायक लड़की, इंटर क्लियर हुई नहीं, पहले इंटर कर लो फिर शादी कर लेना। नहीं नहीं सर, मुझे तो अभी शादी करनी। नहीं नहीं सर, अभी शादी करनी है, इंटर में करती रहूंगी सर, कोई बात नहीं, साथ साथ पढ़ाई कर लूंगी, मुझे शादी अभी करनी है। अरे पढ़ लो पहले, ये पढ़ाई की उम्र है। ठीक है, पढ़ लो, शादी की उम्र नहीं है अभी तुम्हारी, पढ़ लो। मेरी भी नहीं है, मैं भी तो बच्चा हूं, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, अभी कहां से तुम शादी की बातें करो। नहीं नहीं सर, मुझे शादी करनी। तो मुस्कान कह रही है मुझे शादी करनी। चलो, हमने कहा ठीक है मुस्कान, मैरिज ब्यूरो से हम लोग एक लड़के का बायोडाटा निकलवाते हैं और देखते हैं कि मुस्कान के लिए लड़का फिट है या नहीं। चलो आओ एनालिसिस करते हैं मुस्कान के लिए लड़का फिट है या नहीं। तो जब भी आप मैरिज ब्यूरो से कोई भी भाई फोटोग्राफ उठाते हो, कोई भी चीज उठाते हो और उसका ऑडिट करना शुरू करते हो, एक तरह से आप ऑडिट ही कर रहे हो ना। तो लड़के लड़कियों का और लड़कियां लड़कों के फैमिली के बारे में, लड़के के बारे में, लड़की के बारे में सब ऑडिट करते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एन ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट होता है एक तरह से। तो वो ऑडिट आज हम करेंगे कि कैसे भाई कोई लड़का है तो उसके हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे ताकि हम ये कह सकें कि हाँ ये मैरिज के लिए फिट है या नहीं। ठीक है, आज हम वो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई ये है लड़के की एक फोटो। ठीक है, और उसका नाम, पता, एड्रेस, कहाँ रहता है, कास्ट क्या है, ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो बेसिकली
ठीक है। अब देखो, मैं हूं मुस्कान का बड़ा छोटा भाई, ठीक है, मेरी और मुस्कान की एज में भाई 6 महीने का फर्क है, मैं छोटा हूं मुस्कान से, मैं मुस्कान का छोटा भाई हूं। तो छोटा भाई होने के बावजूद भाई इतनी मेरे में समझ है कि लड़के का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, लड़के का एनालिसिस हम कैसे करेंगे। देखना, लड़के का एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम जानना चाहेंगे लड़के के बारे में, भाई हमारी घर की चिराग है, हमारी सर्वगुण संपन्न है हमारी लड़की मुस्कान। उसके लिए जो लड़का है वो लाखों में एक हीरा चुनना है हमें, हीरा। वो खुद भी हीरी है ना, वो खुद हीरी है, तो उसके लिए हीरा चुनना है हमको। तो हीरा हम क्या चुनेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे उस हीरे का भाई बैकग्राउंड क्या है। उस हीरे का बैकग्राउंड जो होगा वो सबसे पहले हमारी नजर, अच्छा सर वो हीरे का बैकग्राउंड आएगा, हाँ भाई हाँ। तो जो लड़का है उसका बैकग्राउंड क्या है, हम सबसे पहले ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम उस लड़के का रिलीजन कास्ट देखेंगे, उसकी रिलीजन क्या है, कास्ट क्या, भाई ठीक है। बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इट्स मैटर ऑफ लो इंपॉर्टेंस, बट ठीक है, एक बार को देखी तो जरूर जाती है भाई, ठीक है। दूसरा, हम उस लड़के का एजुकेशन देखेंगे कि भाई एजुकेशन कितना है, क्या उसने सीएम में क्वालिफाई करी हुई है। अगर सीएम में क्वालिफाई करी हुई है तो हमारी डायरेक्ट हाँ है, ठीक है। लड़का सीएम में, हमारी डायरेक्ट हाँ है, ठीक है। तो मुस्कान भी ना नहीं करेगी, डायरेक्ट हाँ है, ठीक है। सो एजुकेशन देखी जाएगी लड़के की, लड़के की एजुकेशन क्या है। तीसरी चीज देखी जाएगी फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं लड़के के, वो क्या क्या करते हैं। हम उस सब चीजों की जांच पड़ताल करेंगे और हर एक चीज को कोशिश करेंगे कोई प्रूफ अर्जित करें, ठीक है। जैसे कई लोग क्या करवाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कई लोग क्या करवाते हैं। भाई फैमिली बैकग्राउंड पता लगा कि भाई लड़के के पापा की एक शॉप है किसी जगह पे, तो अपने रिश्तेदारों को वहां भेजते हैं नकली ग्राहक बन के, है ना, और वहां से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं नकली ग्राहक बन के, और इस तरह की हरकतें करते हैं भाई। तो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं सारी चीज़ें जानने के लिए। तो अगर एजुकेशन लड़के का पता लगा कि भाई लड़का जो है वो सपोज एसआरसीसी का पास्ड आउट स्टूडेंट है, तो एसआरसीसी के अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करते हैं लड़के का बिहेवियर क्या था, लड़के का भाई बैकग्राउंड बता दो कैसा है क्या है, वो सब चीज़ें जानने की वो लोग ना कोशिश करते हैं। लड़के की परवरिश कैसे हुई है वो सब जानने की कोशिश करते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, कम गुस्सा आता है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, फैमिली, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें हम सबसे पहले लड़के की जानने की कोशिश करेंगे अपनी मुस्कान बिटिया के लिए, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम एक्चुअली क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, देखना एक वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि भाई ये लड़का किस तरह से अपने किस पारिवारिक संगठन में पला बड़ा है, इसके आदर्श किस तरह के, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ को जीने के वो किस तरह के हैं। तो हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे लड़के के अंदर वो देखेंगे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो किन एलिमेंट से मिलके बना है। क्योंकि हम क्या हैं, हम एज एन इंडिविजुअल मैं क्या हूं, मैं वही हूं जो मैं अपना स्कूल में मैंने सीखा, मैंने स्कूल में जिस तरह का एटमॉस्फेयर मिला मैं वही हूं। मैं वही हूं जो कॉलेज में मुझे जिस तरह का एटमॉस्फेयर मिला, जिस तरह के दोस्त मिले, मैं वही हूं। मैं वही हूं फैमिली से मुझे जिस तरह के संस्कार मिले, फैमिली से मुझे जिस तरह का एटमॉस्फेयर मिला, मैं एग्जैक्टली वही हूं। तो ये चीजें हम लड़के के बारे में देखेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। देखो, मैं ये सब लिंक करूंगा ऑडिट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मैं ये सारा का सारा लिंक करूंगा जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑडिट के साथ। तो ध्यान रखना ये सारी लिंकिंग होगी भाई, सब चीजें याद रखना, क्योंकि मैं लिंक करने वाला हूं। मजाक की बात अलग है, मजाक नहीं है भाई, मजाक की बात अलग है, लेकिन ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। आगे, अच्छा भाई मुस्कान अब एक और चीज कहती है भाई, मुस्कान कहती है भाई देखो स्मोकिंग बंदा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और खाने की हैबिट्स बताओ, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, भाई मुझे वेजिटेरियन चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत तो चलेगा, कोई बात, ओकेजनल ड्रिंक करे कभी नहीं चलेगा, मैं भी कभी कभी लगा लेती हूँ तो कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा, है ना। तो अब हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उस लड़के की इंटरनल नेचर, बिहेवियर और हैबिट्स किस तरह की हैं, उसकी बिहेवियर, हैबिट्स, नेचर किस तरह का है। अब हम ये लड़के के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैं नाम देता हूं इंटरनल कंट्रोल्स। भाई उसके अपने कंट्रोल्स किस तरह के हैं। एक पर्सन जो भाई किसी भी तरह का भाई किसी व्यसन में नहीं है, किसी गलत चीज में नहीं है, वो उसके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, वो अपने इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रांग करके रहे। तो जो दूसरी चीज हम जानना चाहेंगे उस लड़के के बारे में, वो जानना चाहेंगे उसके इंटरनल कंट्रोल्स। तो लड़का फाइनल करने के लिए जो सबसे प्राइम चीज है वो है उसका बैकग्राउंड। भाई उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और उसके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। हम ये दो चीज जानना चाहेंगे
किसी भी लड़के के बारे में, इनफैक्ट लड़की के बारे में भी भाई सिमिलर पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है, लड़की के बारे में भी कोई डिफरेंट नहीं होता, लड़की का भी जब आप चॉइस करते हो तो इसी तरह के पॉइंट सामने आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज हो गई बैकग्राउंड, आप चेक करोगे उस पर्सन का कि भाई उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसके पढ़ाई लिखाई, जो वो अब तक जिस परिवेश में रहा है वो परिवेश कैसा है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे। दूसरा, उसके पर्सनल नेचर के बारे में जानने की कोशिश करोगे, उसके अपने संस्कार किस तरह के हैं, इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह के हैं, आप ये चीज जानने की कोशिश करोगे। अब बढ़ते हैं आगे। कई लड़कियां ऐसा बोलेंगी, सर ये तो पहला पॉइंट होता है, हम तो ये पहला जानते हैं, बैकग्राउंड तो इररिलेवेंट है। सर सबसे पहले बताओ क्या लड़का 2 लाख रुपए पर महीना कमाता है या नहीं कमाता? कई लड़कियां बोलेंगी नालायक, ऐसा नहीं होता भाई, पहला यही पूछते हैं, दूसरा ये पूछते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे जो हैं वो इंटरप्रेट करने लगे हैं कि इनका इंटरप्रिटेशन क्या है। रुको रुको ठहरो जरा, सब इंटरप्रेट करके बताएंगे, मैरिज ब्यूरो हमने क्यों खोला हुआ है, सब हम इंटरप्रेट करके बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछेंगे वो पूछेंगे भाई लड़के की इनकम क्या है ये बता दो, लड़के की सैलरी क्या है ये बता दो। भाई अगर हमने बोल दिया लड़का सीएम में, फिर तो सैलरी का क्वेश्चन है, अच्छी ही होगी सैलरी, अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयड होगा, अच्छी ही होगी सैलरी, फिर तो ऐसा हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इनकम जो हमें पूछनी है बॉय की, वो पूछनी है उसके क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है। एक वो जॉब करता है, उससे मान लो 70,000 रुपए महीना। दूसरा, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो रेंट पे दी हुई हैं, रेंटल इनकम 50,000 रुपए महीने की आती है। तो आप वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम पूछोगे कि लड़के की सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, और खुद चेक करने की कोशिश करोगे कि क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जैसे उस कंपनी में अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा है जिस कंपनी में लड़का काम करता है, आप उसे इंक्वायर करवाने की कोशिश करोगे, बताओ जरा देख के लड़के की क्या 70,000 रुपए सैलरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। जुआ सट्टे से कमाता है, नालायक, जुए जुए सट्टे से कोई नहीं कमाता। तो आप वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम को, लड़के के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है आप उनको डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे भाई कि लड़का किन किन सोर्सेज से इनकम कमाता है, कहां कहां से इनकम कमाता है, और दूसरी चीज उसकी क्वांटम ऑफ इनकम कितनी है, कितना अमाउंट कमा रहा है। एक तो कितने सोर्सेज से कमा रहा है, दूसरा कितना अमाउंट कमा रहा है। आप दोनों चीजें इंक्वायर करने की, जज करने की कोशिश किसी भी लड़के के बारे में करोगे, ठीक है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कमा तो खूब रहा है लेकिन इतनी गंदी आदतें हैं, एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा लैविश करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, कपड़ों पे बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, सेव कुछ भी नहीं करता। आदतें खराब हैं भाई। अगर आप कमा भी रहे हो 70-80 हजार रुपए भी कमा रहे हो, लेकिन आपके अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लैविश है, आप कुछ सेव नहीं करते, तो वो भाई आपकी कमाई किस काम की, वो कमाई तो जीरो कमाई होगी ना। तो हमें इनकम के साथ साथ अब एक्सपेंडिचर की हैबिट्स भी जाननी है। लड़के की एक्सपेंडिचर की हैबिट्स क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा लैविशली स्पेंड करता है या एक मीडियोकर एक लेवल में रह के स्पेंड करता है। भाई पैसे ज्यादा होने का मतलब नहीं है आप पैसे को खर्च बहुत ज्यादा करो, ठीक है, पैसे ज्यादा होने का मतलब है आप सेविंग करो। तो भाई मेरे एक ऑफिस में बहुत एक सीनियर पर्सन थे, वो हमेशा कहा करते थे, योर इनकम इज नॉट वॉट यू अर्न, योर इनकम इज वॉट यू सेव। वो हमेशा ये चीज बोलते थे और ये फैक्ट है भाई। आपकी इनकम वो नहीं है जो आप अर्न कर रहे हो, आपकी इनकम वो नहीं है, आपकी इनकम तो वो है जो आप उस अर्न इनकम से बचा पा रहे हो, आपकी सैलरी वो है, आप जितना सेव कर पा रहे हो वो आपकी इनकम। तो हमें जानना है भाई कि लड़के की एक्सपेंडिचर हैबिट्स क्या है। क्या लड़का बहुत ज्यादा लैविशली स्पेंड करता है, क्या वो बहुत ज्यादा वेस्ट करता है पैसा, क्या आलतू फालतू की चीजों में बहुत ज्यादा पैसे को वेस्ट करता है, या बचाता है, सेविंग करता है, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर की भी चिंता है भाई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 दिन में पैसे डबल वाला स्कीम तो नहीं चला रहा लड़का, नालायक। लैविश जीना खराब कहाँ है सर? हाँ खराब नहीं है, लेकिन पैसा वेस्ट करना खराब है। कुछ रिक्वायर्ड प्रोविजन करता है फ्यूचर के लिए, यस दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कुछ रिक्वायर्ड फ्यूचर के लिए प्रोविजन करता है नहीं करता। हाँ किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं करता, किसी को धोखा तो नहीं देता, ये भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये आपका होगा अगला क्वेश्चन जो आप लड़के के बारे में पूछोगे। और जो आप लास्ट चीज लड़के या उसके फैमिली के बारे में जानना चाहोगे, भाई इसकी जो फैमिली है, इसका जो भाई इसका जो अपना ये जो खुद है, इसके एसेट्स और लायबिलिटीज, इसके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं, इसके खुद के एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं, आप ये चीज बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, आप ये चीज जानने में इंटरेस्टेड रहोगे। भाई आप जब भी कभी आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आपका इंटरमीडिएट ग्रुप 2 है, इसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे। आर्टिकलशिप पे जाते हुए जब भी आप किसी ऑडिट में जा रहे हो, बस आप ये पॉइंट्स याद रखना, अगर आपने इन पॉइंट्स को ऑडिट कर दिया मतलब आपने पूरा ऑडिट कर लिया।
अच्छा, एसेट्स में क्या, एसेट्स आप कितने ओन करते हो, लड़के के पास क्या क्या एसेट्स हैं भाई, कोई बंगला गाड़ी, ठीक है, उसके पास है या नहीं है, ये चीज आप जानने की कोशिश करोगे। और कोई लोन या मॉर्टगेज, कोई गिरवी पड़ा है, घर कहीं गिरवी पड़ा है, कोई लोन चल रहा है, ये भी आप जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप जब भी कभी ऑडिट पे जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपका माइंड में ना एक ब्रॉड आइडिया लगना चाहिए कि मुझे किन किन चीजों का ऑडिट करना है। आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपको इन ब्रॉड चीजों का ऑडिट करना पड़ेगा। एक तो कंपनी के बैकग्राउंड का, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, फिर उसके इनकम एंड एक्सपेंसेस का, और फाइनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑडिट के जो स्टेप्स होते हैं वो इन्हीं तीन चीजों से मिलके बनते हैं। अब बस हाँ, एक बात है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी इनका नेचर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर होटल का आप ऑडिट करने जा रहे हो तो उसका जो इनकम है वो कहां से आएगा, वो रूम रेंट से आएगा, फूड बेचने से आएगा, और मिसलेनियस चीजें बेचने से आएगा, अगर आप होटल का ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, अगर आप हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहे हो तो पेशेंट की फीस से इनकम आएगी। अगर आप रेस्टोरेंट का ऑडिट कर रहे हो तो फूड आइटम बेचने से इनकम आएगी। अगर आप सिनेमा हॉल का ऑडिट कर रहे हो तो सिनेमा मूवी की टिकट्स बेचने से इनकम आएगी। तो इनकम का जो नेचर है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता रहेगा, लेकिन एक बात तो कांस्टेंट है, इनकम का तो ऑडिट हम करेंगे ही करेंगे। तो बस आपको एग्जाम में सोचना क्या है, आपको एग्जाम में सोचना यह है, ये किस टाइप की इंडस्ट्री है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, और आपको उसको इन तीन पार्ट्स में अपने ऑडिट स्टेप्स को बांटना है, इन तीन स्टेप्स में ऑडिट स्टेप्स को करना है। ये तीन स्टेप्स आपको एग्जाम में बिल्कुल याद आ जाएंगे। ये प्यारी मासूम सा चेहरा जो मैंने गूगल से डाउनलोड करके निकाला, ये भी सोच रहा होगा भाई पता नहीं क्या सर ने क्लास में मेरी फोटो लगा दी और ऐसे दिखा रहे हैं, पता नहीं अगर ये भाई देखेगा कभी इस वीडियो को, बेचारा सोचेगा मेरी फोटो क्यों लगा दी। गूगल से डाउनलोड करके मैंने फोटो लगाई है। तो आपको इस भोले मासूम चेहरे की याद आ जाएगी और आपको ये तीन स्टेप्स याद आ जाएंगे। अगर आपको ये तीन स्टेप्स याद आ गए तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट स्टेप्स आराम से बिल्कुल इजीली लिख पाएंगे, आराम से बिल्कुल इजीली तीन स्टेप्स आप लिख पाएंगे किसी भी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करते। ठीक है, बात समझ में आई? सर एग्जाम्पल दो कैसे हमें आराम से ये स्टेप्स याद आ जाएंगे और कैसे हम लोग ऑडिट के स्टेप्स निकालेंगे। ठीक है भाई, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या फिजिकली प्रेजेंट है एसेट्स? यस, ये बात होती है कि भाई अपने एसेट्स के बारे में बड़ी बड़ी फेंक रहा है लड़का, या एक्चुअली में इसके एसेट्स हैं भी। वेरी गुड। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, यस डिपेंडिंग अपॉन नेचर। मुस्कान कह रही है रिजेक्ट रिश्ता, नालायक। सीएम में क्वालिफाइड। चलो आओ अब हम एक्चुअली में अपना ऑडिट के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ऑडिट के हमको क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सब हम स्टार्ट करते हैं। याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इन स्टेप्स को, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने तीन चीजों का ध्यान रखना है भाई। तीन चीजें क्या? बैकग्राउंड, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना है, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना है, सबसे पहली चीज बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी चेक करना है। दूसरा उसके रेवेन्यूज चेक करने हैं, रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका ऑडिट करना है। तीसरा उसके जो खर्चे हो रहे हैं उसका ऑडिट करना है, खर्चे क्या क्या वो कंपनी कर रही है, वो इंडस्ट्री कर रही है। चौथा हमें उसके एसेट्स का ऑडिट करना है। पांचवा हमें उसकी लायबिलिटीज का ऑडिट करना है। अगर आपने ये 4-5 हेड्स में अपना क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उस पर 3-3 पॉइंट्स भी लिख दिए, आपको फुल 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर का मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, पिछले कई सालों से 6 नंबर का मैंडेटरी क्वेश्चन आ रहा है भाई, आपको 6 नंबर फुल मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन में। बस आपको याद रखना है कि आपको अपना आंसर इन पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में दो थम्स अप और हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑडिट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। चैट बॉक्स में दो थम्स अप और हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। यस यस, वेरी गुड, सुपर्ब। चलो भाई, तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो हम जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जब आप ऑडिट करते हो तो आपको उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, अब हम वो पढ़ने जा। अच्छा, मैंने जो पिक्चर में लिखा है वो तो स्कूल लिखा है भाई, ठीक है। इसके स्कूल के अलावा कॉलेज भी हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। जी हाँ, मेरी कंपनी का जब आप ऑडिट करोगे तो ऐसे ही करोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो इनमें से कोई भी भाई आप ऑडिट कर सकते हो, वो सब इसी कैटेगरी में कवर्ड होंगे। किसी भी तरह का
आप कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, किसी भी तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आप ऑडिट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऑडिट के स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट। नंबर 1, आप सबसे पहले चेक करोगे कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड क्या है, ये बना कैसे है, कौन से लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, इसकी गवर्निंग कमेटी कौन सी है, कौन इसे गवर्न करती है। जैसे हम हमें गवर्न करते हैं हमारे माता पिता, है ना, इसके माता पिता कौन है, स्कूल के माता पिता कौन है, कौन सा वो अग्रीमेंट है या कौन सी वो डीड है जिसके तहत ये स्कूल बना है, इसके ट्रस्टीज कौन है। याद है जब हम स्कूल में होते थे तो अनाउंसमेंट होती, ट्रस्टीज आए हैं आज स्कूल में तो सब डिसिप्लिन में रहेंगे, ऐसी बात होती थी ना। तो इस स्कूल के ट्रस्टीज कौन है, इस स्कूल की ट्रस्ट डीड कहाँ है, वो कहाँ अग्रीमेंट है जिसमें के तहत ये स्कूल बना है या कॉलेज बना है। कॉलेज जब बनता है वो बायलॉज, यूनिवर्सिटी के लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉलेज बनता है भाई। स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग कॉलेज बनता है। तो हमें सबसे पहली जो चीज देखनी है स्कूल के ऑडिट करते वो देखना है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो बना कैसे है भाई, वो संगठन बना कैसे है, ठीक है। क्या क्या चेक करेंगे आओ देखते हैं। चेक करेंगे सबसे पहले ट्रस्ट डीड, सारे ट्रस्टीज मिलके स्कूल को बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज चेक करेंगे ट्रस्ट डीड। चार्टर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है चार्टर, चार्टर ऑफ अग्रीमेंट, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सब लोग अग्री करते हैं कि हाँ हम ये स्कूल खोलना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक का स्कूल खोलना चाहते हैं, यही इसके ट्रस्टेड होंगे, हम लोग फंड्स यहाँ से अरेंज करेंगे, हम स्कूल इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ये लॉ होंगे, वो सारी चीजें लिखी होती हैं चार्टर में, इसे बोलते हैं चार्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट डीड मांगेंगे, भाई अपनी स्कूल की जरा ट्रस्ट डीड दे दो, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ट्रस्ट डीड दे दो। अगर मान लो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो कंपनी के फॉर्म में बना हुआ होगा तो हम एमओए एओए मांग लेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे दो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे दो, अगर ये कंपनी फॉर्म में बना हुआ होगा तो जो भी हमारा भाई ट्रस्ट डीड होगा, जो भी हमारा चार्टर होगा या बायलॉज होंगे, बायलॉज मैंने आपको बताया कॉलेज जब बनता है तो यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ लॉज बताती है कि भाई एग्जामिनेशन किस तरह यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेज कंडक्ट करेगा, उसके बायलॉज होते हैं, तो आप बायलॉज सबसे पहले दे दो। तो सबसे पहली चीज जो ऑडिटर को देखनी चाहिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करते हुए वो है उसकी ट्रस्ट डीड, चार्टर, बायलॉज या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो बताए कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे है भाई, इसके अंदर संस्कार किसने डाले हैं, इसके माता पिता कौन है, ये चीज हमें जाननी सबसे पहले जरूरी है, विच इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब से बाकी 44 नंबर के लिए तैयारी होंगी। अच्छा बिल्कुल सही बात है, 6 नंबर तो इससे मिल गए, तो अब आप जो आगे तैयारी करोगे वो 44 मार्क्स की तैयारी करोगे, 6 नंबर की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं। नालायक, लेक्चर लेने के बाद बुक खोल के पढ़नी भी है, ठीक है, जो बुक है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। स्कूल का एमओए है चार्टर, यस, ट्रस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो भाई ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग देखने पड़ेंगे मैनेजिंग कमेटी के, तो हर स्कूल का, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक मैनेजिंग कमेटी होता है जो समय समय पे मिलता है, मीटिंग करता है और स्कूल के बारे में डिसीजंस लेता है, डोनेशन कैसे लेनी है, भाई फंड्स को यूज कैसे करना है, कौन क्या चीज मैनेज करेगा, टीचिंग स्टाफ कहाँ से आएगा, टीचिंग स्टाफ को ट्रेन कैसे करा जाएगा, सब चीजों पे डिसीजन लेता है मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको जाके चेक करने हैं कि मैनेजमेंट ने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या चीजों पे डिसीजन लिया है, क्या क्या चीजों पे कौन कौन से रूल्स बनाए हैं, ये आपको चेक करने। फिर लास्ट है भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, भाई मैनेजमेंट कितना अच्छे से स्कूल को कंट्रोल कर पा रहा है, कितने अच्छे से उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्कूल में लगे हुए हैं। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि फीस कलेक्ट करने में मैनेजमेंट असफल है, भाई क्लास में 44 बच्चे हैं, 40 ने फीस दे दी, 4 बच्चों ने फीस नहीं दी, मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि फीस ड्यू है, मैनेजमेंट को पता ही नहीं चला, इंटरनल कंट्रोल वीक है, ठीक है। कंपनी में आते हैं चौक जो बोर्ड पे लिखे जाते हैं, मार्कर्स आते हैं व्हाइट बोर्ड पे जो लिखे जाते हैं, मार्कर कंपनी में आए 120 और जो यूज में आए वो 100 आए, 20 मार्कर चोरी हो गए। याद है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में। तो ऑडिटर को जो तीसरी चीज देखनी होती है वो देखनी होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं या नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने वर्किंग को, अपने काम को मैनेज कर पा रही है या नहीं कर पा रही, आपको ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में देखनी है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन अ कंपनी। आपको याद है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब अच्छे होते हैं तो ऑडिटर अपना काम को भी रिड्यूस कर देता है, ये चीज चेक करनी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो कोई भी ऑडिट में आप चेक करोगे वो करोगे कॉन्स्टिट्यूशन,
या इंटरनल कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला हेड ये बनेगा और उसके 3-4 पॉइंट ऐसे आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो आप चेक करोगे, सर यूनिवर्सिटी तो एओपी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो वो यूनिवर्सिटी को आप एओपी की तरह भाई ऑडिट करोगे। एओपी तो टैक्स के अकॉर्डिंग होता है ना, एओपी टैक्स के अकॉर्डिंग होता है भाई यूनिवर्सिटी। नालायक, यूनिवर्सिटी एओपी होता है। यूनिवर्सिटी क्या होता है जरा लिखना, उज्जवल घोष। नालायक। दूसरी जो चीज आप ऑडिट करोगे वो है इनकम। दूसरी चीज क्या ऑडिट करनी है, दूसरी चीज ऑडिट करनी है वो है इनकम, ठीक है। अब इनकम भाई दिमाग में बताओ स्कूल की कहां से आती है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट जो फीस देते हैं, ठीक है। तो आपको फीस को पूरा का पूरा चेक करना है। कैसे चेक करोगे, फीस रजिस्टर बना होता है सारे स्टूडेंट्स का, उससे आप रिसीट चेक करोगे। रसीद दी जाती है भाई, रसीद बुक होती है जो फाड़ के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जिसने फीस जमा कर दी उसको रसीद दी जाती है। तो आप फी रजिस्टर को टैली करोगे, जितनी रसीदें कटी हैं और उतना ही भाई इनकम अकाउंट्स बुक में आ रहा है, तीन चीजों को टैली करोगे। जैसे फी रजिस्टर में 100 बच्चों की फीस कलेक्ट हुई है और 100 बच्चों की टोटल फीस मिला के है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 लाख रुपए तक की रसीदें कटी होनी चाहिए, ठीक है। फी रजिस्टर है जहां बच्चों का नाम लिखा है, आगे उनकी फीस लिखी है, इसे बोलते हैं फी रजिस्टर। तो फी रजिस्टर में 20 लाख रुपए का भाई बच्चों से इनकम कलेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है रिसीट से कि रिसीट्स के अंदर भी इतना ही इनकम, भाई आपने जो रसीद काटी है उसका भी टोटल 20 लाख ही बन रहा है, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपकी हैं उसमें भी जो इनकम आ रही है वो 20 लाख रुपए ही आ रही है। तीनों में 20 लाख 20 लाख 20 लाख ऑडिट हो जाएगा कि हाँ रेवेन्यू सही से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो स्कूल की फीस कैसे भाई हम लोग ऑडिट करेंगे, फी रजिस्टर को चेक करेंगे रिसीट से, रिसीट को चेक करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरी चीज, कभी कभी एडवांस फीस भी आ जाती है। एडवांस फीस मतलब कई बार पेरेंट्स होते हैं वो दिल्ली से बाहर रह रहे होते हैं, बच्चा उनका दिल्ली में पढ़ रहा होता है, तो वो क्या करते हैं पूरे साल की फीस एडवांस में जमा करके चले जाते हैं कि आप इसको भाई अगले सालों अगले महीनों में एडजस्ट कर लेना। तो वो अगले सालों अगले महीनों में कैरी फॉरवर्ड हुई है या नहीं हुई, आपको ये चीज असरटेन करनी। जो एडवांस में फीस आपको इकट्ठी आ गई है वो अगले महीनों में कैरी फॉरवर्ड हुई है नहीं हुई, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग एंट्री सही से डाली है नहीं डाली, आपको वो चीज चेक करनी है। देन इररिकवरेबल फी रिटर्न ऑफ। तो भाई कई बार क्या होता है गरीब भाई तबके के जो लोग होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो कई बार फी नहीं दे पाते, या कई बार अमीर तबके का बच्चा होता है लेकिन कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसकी फैमिली में, जैसे उसके फादर की डेथ हो गई भाई, है ना, वो फीस नहीं पे कर पा रहा, तो उसकी फीस माफ कर दी गई। तो जो फीस इररिकवरेबल है, जो फीस आपको लगा है कि ये फीस भाई अब नहीं आएगी, या फिर आपने वो फीस में वेवर दे दिया है या किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी है, ऐसे सिचुएशन होंगे जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जब आप ऑडिट कर रहे होगे, ऐसे सिचुएशन आएंगी। बस एक चीज मांग लेना, क्या है वो, अप्रूवल कहां से आया है, क्योंकि इररिकवरेबल फीस जहां पर राइट ऑफ करी गई है कि ये फीस अब कभी नहीं आएगी, और वेवर, दोनों केस में आपको रेलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ट्रस्टी का अप्रूवल होना जरूरी है, या एटलीस्ट प्रिंसिपल का स्कूल के अप्रूवल होना जरूरी। तो जहां पर भी फीस नहीं आई और आपको यह लग रहा है कि फीस अब आएगी भी नहीं, ठीक है, वहां पर अप्रूवल चाहिए हमको किसी सीनियर पर्सन का कि हाँ अब ये फीस को राइट ऑफ कर दो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये फीस अब कभी नहीं आएगी। राइट ऑफ के लिए अप्रूवल चाहिए, ठीक है। यस, एजेपी। वेवर मतलब, अच्छा वेवर का क्या मतलब होता है, वेवर WAIVER, वेवर का क्या मतलब होता है, वेवर का मतलब जब आपकी फीस माफ कर दी जाती है। जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स सफिशिएंटली अर्न नहीं करते, उनकी फी को भाई वेव कर दिया जाता है, उनकी फीस माफ कर दी जाती है, उनको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है मैनेजिंग कमेटी का, मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है, ताकि मैनेजमेंट कमेटी एनालाइज कर पाए कि हाँ भाई किस बच्चा, कौन सा बच्चा डिजर्व करता है फी वेवर, कौन सा बच्चा डिजर्व नहीं करता फी वेवर। तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, उसे बोलते हैं वेवर, स्कॉलरशिप या इररिकवरेबल फीस, मतलब अब ये फीस कभी वापस नहीं आई, हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। बैड डेट्स, बिल्कुल 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 बैड डेट्स के नेचर का ही, ठीक है। फिर है भाई डोनेशन या एडमिशन फीस। तो आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है भाई, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आपको अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना है किसी भी स्कूल में, तो भाई आपको डोनेशन देनी पड़ेगी, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख का डोनेशन दो तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और एक लमसम एडमिशन के वक्त एडमिशन फीस भी ली जाती है, ठीक है, ये भी सिस्टम है।
तो ये जो एडमिशन फीस है इसको कहाँ क्रेडिट करना है, कैपिटल फंड में क्रेडिट करना है और इंश्योर करना है कि इसका जो यूटिलाइजेशन हो वो भी कैपिटल एक्टिविटीज में हो, कैपिटल जनरेट करने के लिए हो, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए हो इस वाले डोनेशन का यूज। तो इसको कैपिटल फंड में ही डालना है, ये रोजमर्रा के खर्चों में ना आ जाए, ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। तो जो भी डोनेशन आया, जो भी एडमिशन फीस आई, वो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि वो कैपिटल फंड में गई है, वो रेगुलर रेवेन्यू इनकम में नहीं आई, उससे रेगुलर खर्चे नहीं हो सकते भाई, ठीक है। दिस इज नोन एज डोनेशन फीस। सर के एनपीओ में भी ऐसा ही होता है? अच्छा, अरे मेरी तो फीस ही इतनी कम है, मैं क्या वेवर करूंगा फीस को? मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वेवर की जरूरत ही नहीं। अरे तुम जितना एक मोमोज का प्लेट खाते हो उतने तो एक्सपेंस में तुम्हें क्लास मिल जाती है, डीटी आईडीटी की भी, ऑडिट के भी और फाइनल के बच्चों को भी। तुम्हारे एक मोमोज की प्लेट इज इक्वल टू फीस ऑफ माय क्लास। इसमें वेवर क्या होगा भाई, जब फीस ही इतनी कम है। हमारा तो इंस्टीट्यूट भाई फीस चार्ज ही नहीं करता, फीस ही इतनी कम चार्ज करता है हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा जो एकेडमी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो फीस ही इतनी कम चार्ज करता है, वेवर का सवाल ही नहीं उठता। आप कॉल करो, देखो अगर आपको शक है आप कॉल करो इस नंबर पे 9643929913। आप कॉल करो इस वाले नंबर पे 9643929913, मेरे ऑफिस का नंबर है, और पूछो फीस कितनी है। इतनी कम फीस है, बिल्कुल बिल्कुल कम फीस, वेवर का कहां से सवाल उठता है ना भाई, नालायक। बस बस कोई बेकार की बात करनी हो ना तो वो तो चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट तुम करते हो ना, बड़ी जल्दी जल्दी सारी बातें आती हैं। कोई सवाल पूछ लो ना तो नहीं आता, तो फिर ये वाली गलती होती है, एओपी वाली। सर दिल्ली ही नहीं कोलकाता में भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। हाँ ये तो होता ही है। मेरे स्कूल में मेरे टाइम पे 70% वालों को साइंस मिल गया था 11th में डोनेशन से। मोमोज। नालायक। अब क्लास कर ले थोड़ा सा, ठीक है। सो अदर इनकम भी होती है भाई स्कूल की कुछ और इनकम भी होती है, अलग सोर्सेस से इनकम होती है, जैसे फाइन फॉर लेट पेमेंट। लेट पेमेंट के भाई फाइन होता है, वहां पर भी भाई अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ लेट पेमेंट की जो फीस है वो मैनेजिंग कमेटी से अप्रूव्ड है कि अगर कोई बच्चा लेट फी पे करेगा तो उसको ये फाइन देना पड़ेगा, वो भी उसका भी अप्रूवल होना जरूरी है। रिकवरी ऑफ हॉस्टल ड्यूज, कई बार स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्टल भाई प्रोवाइड कराते हैं, तो हॉस्टल के ड्यूज की रिकवरी प्रॉपर्ली हो रही है नहीं हो रही है, ऑडिटर को चेक करना है। चेक कैसे करेगा, वही भाई हॉस्टल में भी एक रजिस्टर बना होगा, उसको रिसीट से चेक करेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करेगा, प्रोसेस ये फॉलो करेगा हॉस्टल के ड्यूज चेक करने के लिए। एंड रिफंड ऑफ कॉशन मनी, तो जब हॉस्टल कोई भी पर्सन लेता है ना तो उसको कुछ अमाउंट, जैसे 2 महीने का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह लिखवाना पड़ता है। तो ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि जब बंदा हॉस्टल छोड़ के जा रहा है तो उसको कॉशन मनी वापस दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ये उसका पैसा है भाई, ये स्टूडेंट का पैसा है, उसे वापस दी जानी चाहिए। ये चीज इंश्योर करना है जब एक स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के जा रहा है। अब एंडाउमेंट मनी या लेगेसीज, तो भाई लेगेसीज या एंडाउमेंट मनी क्या होता है? लेगेसीज एंड एंडाउमेंट मनी होता है भाई जो एलुमनाइज होते हैं स्कूल के, जो एलुमनाइज होते हैं। एलुमनाइज क्या होते हैं भाई? जो पास स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के या कॉलेजेस के, स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो नहीं होते भाई एलुमनाइज, होते भी हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो जो स्कूल कॉलेजेस के जो एलुमनाइज होते हैं वो स्कूल में डोनेशन देते हैं, ठीक है। स्कूल में कोई सब्सक्रिप्शन कराते हैं कि भाई स्कूल की मैगजीन हमको आती रहे, उससे सब्सक्रिप्शन कराते हैं। एलुमनाई एसोसिएशन का मेंबर होने के लिए उस पर पेमेंट करते हैं, फीस पे करते हैं। इस तरह के बहुत सारे चीजें एलुमनाइज करते हैं। आई होप आप लोग भी जो मेरे स्टूडेंट हो, आप जब मेरे से पढ़ के चले जाओ तो भी भाई आप निखिल गुप्ता क्लासेस को ऐसे एंडोमेंट फीस, लेगेसी, रॉयल्टी करके अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन देते रहो, कंट्रीब्यूट करते रहो, है ना। आप भी आप ये काम जरूर करना, ठीक है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर एंडाउमेंट मनी, लेगेसीज, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी तरह का पेमेंट करते हैं, उसकी इनकम बहुत सारी आती है। वो जो इनकम है भाई उसका भी ऑडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल की क्लास लेने में दिल्ली में मोमो लेके जाऊंगा, नो मनी। बस आप लैम्बोर्गिनी दिलवा दो आप मोमोज के प्लेस पे। उज्जवल एकदम से मोमो देते रहेंगे पर डे 1 प्लेट। अच्छा पर डे 1 प्लेट दोगे मेरी पूरी फाइनल की क्लास लेने के लिए? नालायक। ठीक है। सो किसी भी और तरह की इनकम है तो वो भाई आपको ऑडिट करनी है। और जी हाँ, एक स्कूल्स को मिलती है इनकम, ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है भाई। गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्कूल को, ये स्कूल को हम ग्रांट दे रहे हैं ताकि वो अपना जो ग्राउंड है उसे बनवा सके, उसे कंस्ट्रक्ट करा सके, है ना।
आपको इंश्योर करना पड़ता है ग्रांट का जो पैसा है, अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, गवर्नमेंट ग्रांट है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, तो उसी पर्पस के लिए वो ग्रांट यूज होनी चाहिए, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ग्रांट में ये ऑडिट करना ऑडिटर को जरूरी है। ठीक है, तो ये तो भाई हो गई इनकम। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस भी ऑडिट करना है हमको। तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को हम ऑडिट करते हैं। क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस मतलब जो जनरल आपके खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट, इन सबको कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस हमें कौन से वाले ऑडिट करने चाहिए? वो सारे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो हमारे वर्किंग के लिए जरूरी हैं, एसेंशियल हैं। बिना रेंट को पे करे, बिना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को पे करे हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे चल ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को का ऑडिट करना एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली भाई नेसेसिटी है। फिर सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को जो आप सैलरीज दोगे, स्टाफ को जो आप भाई जो भी सैलरी दोगे, जो भी वेजेस दोगे, आप हो सकता है कोई आपने डेली वेजेस पे स्टाफ भाई हायर करे हुए हैं, जो पियोन है स्कूल के अंदर या कॉलेजेस में, उनका हो सकता है वो टेम्परेरी वर्कर हो, वो परमानेंट ना हो। कई बार टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स गेस्ट फैकल्टी होते हैं, है ना, आपने देखा होगा गेस्ट फैकल्टी होते हैं, कई बार वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होते, गेस्ट फैकल्टी होते हैं, उन्हें भाई हम सैलरी पे करते हो ना पर क्लास बेसिस, वो भी प्रॉपर्ली ऑडिट करना पड़ेगा। सैलरी टू स्टाफ प्रॉपर्ली ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी ही सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी स्कूल के लिए। एक स्कूल के लिए जो टीचर्स को आप सैलरी देते हो, दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस दैट स्कूल हैज। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएफ मनी ऑफ स्टाफ। तो हाँ, प्रोविडेंट फंड जो आपने स्टाफ के बिहाफ पे खोला है, आपने भाई डीटी में पढ़ा था, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं, का यूज क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का यूटिलाइजेशन क्या होता है, वो सब चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो जो पीएफ फंड का मनी है, जो स्टाफ के पास से आप लेते हो, अपने पास रखते हो, आपकी जिम्मेदारी है उसे प्रॉपर्ली आप गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट में, अपने पीएफ अकाउंट में जमा कराओ ऑनेस्टली। ठीक है, ऑडिटर को चेक करना है कि हर स्कूल अपने स्टाफ के पीएफ अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है या नहीं, ये ऑडिटर को चेक करना है, ऑडिटर को इसका ऑडिट करना है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, रेंट कैसे चेक करोगे? रेंट अग्रीमेंट से चेक करोगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। रेंट कैसे चेक करोगे? रेंट अग्रीमेंट से चेक करोगे। एक्सपेंसेस के प्रॉपर बिल चेक करोगे, जितने एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का है, लाओ 12 बिल दिखा दो 12 महीने के, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस चेक हो जाएगा। वाटर के 12 बिल आए होंगे 12 महीने के, वाटर का बिल चेक हो जाएगा, उससे चेक हो जाएगा। सर मैंने सुना है चेक हमेशा अकाउंट पे ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही सुनी है। चेक में हमेशा आप जब भी चेक इशू करो तो ऐसे आप 2 लाइनें उसके कॉर्नर पे डाल दो। आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जहां पर लिखा जाता है 2 लाइनें चेक के ऊपर आप हमेशा डाल दो, ताकि अकाउंट पे ही चेक हो, कोई भी कैश विड्रॉ ना कर पाए, हमेशा किसी के अकाउंट में जाए, ताकि पता लगे कल को किसने ये पैसे निकालने हैं। अकाउंट पे चेक हमेशा होना चाहिए। हाँ ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी एक्सपेंसेस में। अब आ जाते हैं भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब? तो एक्सपेंडिचर 2 टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने क्या स्कूल की बिल्डिंग को बनाने में, उसकी मरम्मत कराने में, उसमें एक और बिल्डिंग बनाने में कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया है क्या? क्या स्कूल में कोई एसेट आप लेके आए हो? जैसे मान लो आपने पूरे स्कूल में एसी, सेंट्रल एसी लगा दिया, पूरा स्कूल को एसी कर दिया, एयर कंडीशनिंग कर दिया, या आपने स्कूल में एयर प्योरीफायर्स लगवा दिए पूरे स्कूल में, कोई एसेट आप परचेज किया है? अगर हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में जो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है वो है अप्रूवल। भाई जो हमारे कैपिटल एसेट आए हैं वो हमारे मैनेजिंग कमेटी के अप्रूवल से आए हैं या नहीं आए। तो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है, जितने भी एसेट्स आए हैं हमारे स्कूल में, वो अप्रूवल के बाद आने चाहिए। भाई अप्रूव करे कोई कैपिटल एसेट को तो ही आए वो कंपनी में, अदरवाइज वो ना आए कंपनी में। ठीक है, दूसरा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करना है। ने डिटेल में पढ़ा भाई वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग मतलब आपको बिल देखना है, इनवॉइस देखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं सही है या नहीं। दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, जाओ एक एक क्लासरूम में और देखो कि एयर प्योरीफायर आए हैं या नहीं आए। जाओ छत पे और देखो कि एसी का प्लांट लगाया है नहीं लगाया, जो आप कह रहे हो कि सेंट्रल एसी हमने इंस्टॉल कराया, छत पे उसका प्लांट लगाया है, जाओ देखो, उसे इंस्पेक्ट करो, फिजिकली देखो। तो वाउचिंग का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखो, वेरिफिकेशन का मतलब फिजिकली जाओ, एक एक एसेट को खुद देखो, खुद एक एक एसेट पे भाई नजर मार के आओ कि एसेट है या नहीं। तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन दोनों आपको देखने होते हैं, करने होते हैं। ठीक है, वाउचिंग वेरिफिकेशन लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था, जिसको याद है जरा चैट बॉक्स में लिखो यस सर, याद है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, नहीं तो ऑडिटर पूछताछ करेगा। यस, बुक्स लाइब्रेरी के लिए
परचेज हुई हैं या नहीं। यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट बाय उज्जवल। उज्जवल कह रहे हैं सर बुक्स लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के लिए परचेज हुई है और लाइब्रेरी में रखी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं गायब हो गई। डेप्रिसिएशन एज पर द पॉलिसी, डेप्रिसिएशन चेक करो भाई, जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो प्रॉपर्ली कंप्यूट हुआ है, प्रॉपर्ली रेट्स के अकॉर्डिंग, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन भाई प्रॉपर्ली कंप्यूट हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज आपको प्रॉपर्ली देखनी है। देन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भाई कैसे आप वेरीफाई करोगे कि लाइबिलिटीज जो कंपनी की हैं वो लाइबिलिटीज जो स्कूल की हैं वो प्रॉपर्ली पे हो रही है नहीं हो रही। सबसे पहले स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, स्टैट लाइबिलिटी मतलब जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, स्टैट लाइबिलिटी मतलब जो गवर्नमेंट की ड्यूज हैं। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज चेक करो सबसे पहले, टीडीएस टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। टीडीएस का टाइम लिमिट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ के 7 तक टीडीएस डिपॉजिट कराना है। क्या टीडीएस डिपॉजिट टाइम से हो रहा है, क्या प्रोविडेंट फंड ईएसआई डिपॉजिट टाइम से हो रहा है, क्या जीएसटी भाई डिपॉजिट टाइम से हो रहा है। इन सब स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ लाइबिलिटीज हैं वो प्रॉपर्ली देख लो कि वो टाइम से पे हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर लोन की इंस्टॉलमेंट भाई प्रॉपर्ली पे कर रहे हो या नहीं कर रहे। जो लोन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने लोन लिया हुआ है बैंक से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, वो लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से पे हो रही है या नहीं। क्योंकि याद है कारों में हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अगर कोई लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं हो रही तो हमें कारों में उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कारों का फुल फॉर्म जरा चैट बॉक्स में लिख, देखते हैं किस किस को याद है, ठीक है। एंड लास्ट इज पेमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको भाई समय से पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ये चीज़ भी हमें एक बार को ध्यान रखनी है, ताकि उससे पता लगेगा भाई कि कंपनी की माली हालत कहीं ख़राब तो नहीं है, भाई कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से तो नहीं गुजर रही। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टाइम से कंपनी पे कर रही है या नहीं। कारो, अगर कोई बिल्डिंग का काम हो वो सर्टिफाई करते हैं इंजीनियर से, अच्छा वो तो इंस्टॉलेशन, अगर कोई बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉलेशन कराई है, नई बिल्डिंग इंस्टॉल कराई है, नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कराई है, तो उसका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट या उसका कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो वो होता है, ठीक है। कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ऑडिटर नहीं ऑडिट, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, बिल्कुल। तो ये सब चीजें हमको चेक करनी है, ठीक है। तो बस देखो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के स्टेप्स, ठीक है, वो यही स्टेप्स हैं, वो यही स्टेप्स हैं। तो जो वाइट अंडरलाइन है स्टेप्स यही रहेंगे, ठीक है, बस इसके अंदर का चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर का चेंज हो जाएगा। रेस्टोरेंट में जाओगे तो जो बिल हैं, जो फूड आइटम सेल करने से वो आ जाएगा। हॉस्पिटल में जाओगे तो उसका इनकम क्या होगा भाई, जो पेशेंट बेड से कमा रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में जाओगे तो उसका एक्सपेंसेस क्या होगा, मेडिसिन का एक्सपेंसेस, नर्सेस को जो पेमेंट करें उसका एक्सपेंसेस, फूड आइटम्स, बेड शीट्स जो भाई हम यूज़ कर रहे हैं रोज़मर्रा में, सिरिंज, इंजेक्शन, दवाइयाँ, इन सब का खर्चा, एक्सपेंसेस का वो खर्चा आ जाएगा। सैलरी तो होगी होगी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल में कौन सा आएगा, बेड्स खरीदे हैं हमने, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है, कोई रिसर्च सेंटर कंस्ट्रक्ट कराया है, लैबोरेटरी कंस्ट्रक्ट कराई है, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हम चेकिंग ऐसी होगी, चेकिंग ऐसी होगी, ये 3 प्रोसेस होंगे चेकिंग के, नेचर चेंज हो जाएगा बस। तो अगर आपने ये ब्रॉड हेड्स याद कर लिए ना, और वही प्यारा सा मासूम सा लड़का याद कर लिया, ये वाला लड़का याद कर लिया, तो फिर आपका ऑडिट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 10-12 ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में हैं, उनको याद करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा।